Hello and welcome to this session of PYQs. In this session, we will discuss the PYQs of EMT. इस सेशन के अंदर हम PYQs जो डिस्कस करेंगे वो EMT के PYQs होंगे एंड होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस मैं आपको कराऊंगा वो आपको समझ में आएंगे। और इसके पहले भी मैंने आपको जितने भी PYQs कराए हैं उन सभी के सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, उसमें बोला गया है फॉर ब्लू लाइट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज रिलेटिव परमिटिविटी। एक ब्लू लाइट के लिए हमें रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी है, वो दी है हमें 2.1 और हमें म्यू आर की वैल्यू दी है, वो दी है 1। हमें बोला है कि यदि लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है वो c है तो फेज वेलोसिटी से रिलेशन बताना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी। हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है वो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो n की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे 2.1 इंटू 1, क्योंकि म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन है, आगे पीछे लिख दिया है तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, उसको समझ लेना देख के। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.1। अब हमें ये पता है कि n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बराबर होता है c अपॉन v। तो v की वैल्यू हो जाएगी c बाय n, तो ये हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट 2.1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक नेगेटिव चार्ज है जो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास में रखा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर के पास में रखा हुआ है और करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है। हमें बोला है कि यदि इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो तो उसके लिए कौन सा रिलेशन होना चाहिए वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो स्ट्रेट वायर है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है I, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन वो किसके बराबर आ जाएगा 4 r, है ना, या 2r अगर सर्किल के लिए लिखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 r ये आ गया। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, वो जाएगी परपेंडिकुलर ऐसे। कैसे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ जाएगी, परपेंडिकुलर। ऐसे थंब की डायरेक्शन जो है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में रख लो और इस तरह से फिंगर कर्ल कर दो तो फिंगर ऐसे घूम रही है। अब जैसे ये रखा हुआ है तो इसमें फिंगर ऐसे जा रही है, तो ये किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। अब हमें बताना है कि जो चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब देखो हमने ये पढ़ा है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, तो यहाँ से सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया ऐसे, तो अगर v की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में दोनों सेम कर दूं तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन नहीं हो सकती ना। इसके ऑपोजिट कर दूं तो ये फोर्स ऐसे चला जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि जो फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती। तो टुवर्ड्स द वायर नहीं हो सकता, अवे फ्रॉम द वायर या अपोजिट टू द करंट ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों चेक कर लिए। परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अगर हम चेक करें यानी कि अगर मैं वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में भेज देता हूं, तो यहाँ से क्या होगा, v क्रॉस b हो जाएगा 0 और v क्रॉस b 0 हो जाएगा तो जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में चलता रहेगा, वो करंट की डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो ये कब पॉसिबिलिटी है कि वो करंट की डायरेक्शन में चले, जब जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द वायर। तो वायर के डायरेक्शन में और जो करंट की डायरेक्शन है उसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ रीजन वेयर देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इफ द टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो दो फील्ड है एक दूसरे के पैरेलल कर दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कर दिया, यहाँ पर मैं रख देता हूँ चार्ज को। तो इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली किस में है, रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट। तो इनिशियली रेस्ट में है तो जो चार्ज पार्टिकल है उस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्यू ई बराबर हो जाएगा एम ए। तो एम ए के बराबर हो जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम, यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन स्टार्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में
एक्सेलरेट करना चालू कर देगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन में। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर चुका है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर चुका है, और इनिशियली क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो फोर्स की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो गई तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, अ क्यूब हैज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो V है। नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द क्यूब। तो इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, ये पढ़ा हुआ है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि dV अपॉन dx, मान लो x है, आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, तीनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। तो ये बराबर हो गया 0 के, तो यहाँ से V किसके बराबर जाएगा, कांस्टेंट के, यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के लिए हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर। तो आंसर तो इसका कितना होता है, इसका आंसर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब ये निकाला कैसे जाता है, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। तो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr और इनटू आर्क। अब ये सर्किल के लिए पूरा जो आर्क बनेगा ये 4πr होता है ना, ये 4πr में होता है, 4πr और इनटू आर्क। अब सर्किल की वजह से जो आर्क बनेगा पूरा ये कितना बन जाएगा, 2π बन जाएगा, क्योंकि रिंग बन रहा है तो ये 2π बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr और इनटू 2π। तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन एन EM वेव प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस इज इंसिडेंट ऑन डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये पहले क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम। ER की वैल्यू 3 है, म्यू आर जो है उसकी वैल्यू ले लो 1, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन r म्यू r, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3, तो n की वैल्यू आ गई। अब ब्रूस्टर्स लॉ से है ना, ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर्स लॉ में हमने पढ़ा है कि म्यू या n इक्वल्स टू ये किसके बराबर होता है, tan i। तो यहाँ से tan i किसके इक्वल हो गया, √3। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एम्पियर्स लॉ विद करेक्शन मेड बाय मैक्सवेल। कौन सा आंसर आ जाएगा, डी आ जाएगा। भाई पहले जो इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ की वो हम ये पढ़ते हैं, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे, पहले ये होता है। और आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद ये इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनती है, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये वाली जो करंट है ये जो है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन द फोर्स ऑन 2 कूलम ड्यू टू फिक्स चार्ज ऑफ 4 कूलम इज 2 न्यूटन। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन, तो ये 2 हो गया, K एज इट इज लिख दो। एक Q1 की वैल्यू 2 है, एक Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, K अपॉन R स्क्वायर। तो K अपॉन R स्क्वायर हो गया, तो ये 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 1/4। वो हमें बताना है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज ऑफ 2 कूलम। तो 2 कूलम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो 2 कूलम मान लो ये है और ये 4 कूलम है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से। तो ये चार्ज लेना है आपको यहाँ, तो ये आ जाएगा K अपॉन R स्क्वायर और इंटू 4।
तो k अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है, 1/4 है, 4 ये हो गया, तो आंसर आ गया 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में ईएम वेव की जो वेलोसिटी है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है या नन। तो देखो, फॉर फ्री स्पेस, फॉर ईएम वेव इन फ्री स्पेस, ईएम वेव इन फ्री स्पेस जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई नॉट अपॉन बी नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगी किससे, फ्रिक्वेंसी से, तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, विच इज ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है वेलोसिटी ऑफ वेव इन एन आइडियल कंडक्टर इज। तो आइडियल कंडक्टर के अंदर हमें वेव की वेलोसिटी बतानी है। तो यहां पर हम मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उसको यूज करें, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोपोगेशन कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा, और इसको कई जगह के से भी लिखते हैं, और के ये बराबर होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू लगभग बराबर होती है किसके, जे ओमेगा और म्यू सिग्मा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा फॉर आइडियल कंडक्टर। अब आइडियल कंडक्टर के लिए अगर मैं बात करूं, तो आइडियल कंडक्टर के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो सिग्मा की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो अल्फा और बीटा है वो भी अप्रोच करेंगे किसको, जीरो को। जो बी है, बी जो बीटा है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन वी। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा अपॉन बीटा। तो वी बराबर हो जाएगा ओमेगा अपॉन बीटा के, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और अल्फा जो होता है उसको हम बोलते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो भी अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे, इनफाइनाइट को। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इन आइडियल कंडक्टर कितनी हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग इन एन इंडक्टर। तो करंट जो है वो कितनी है, 1 एम्पियर की है, और इंडक्टेंस जो है वो कितना है, 2 हेनरी है। द एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी जो है वो कितनी आएगी, 1/2 LI स्क्वायर। तो 1/2 L की जो वैल्यू है वो 2 हेनरी है, और I की जो वैल्यू है वो 1 है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 जूल। तो आंसर आ जाएगा 1 जूल, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो किसकी वजह से आती है, डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम लिखते हैं ID से, तो ID को हम लिखते हैं डेल D अपॉन डेल T, और डेल D अपॉन डेल T जो वैल्यू है, D जो यहाँ है वो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा DE अपॉन DT। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर ये क्लोज सरफेस है और इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है। तो इसका अगर नेट चार्ज निकालोगे तो इसका नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द फील्ड एनर्जी इज वेरी गुड कंडक्टर इज। एक अच्छे कंडक्टर के अंदर फील्ड एनर्जी किसके बराबर होती है या नेचर में किसकी जैसी होती है। तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2, ये होता है एप्सिलॉन, ये ई स्क्वायर प्लस फिर ये म्यू और बी स्क्वायर। तो फॉर गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट इनसाइड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट इनसाइड द कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो हो जाता है। तो जो एनर्जी है इसका मेनली जो पार्ट है किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। तो ये किसके बराबर होता है, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इन नेचर। तो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक इन नेचर।
तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फॉर अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन एक्स डायरेक्शन, तो यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो एक्स डायरेक्शन में है तो ई एक्स जो है वो तो जीरो हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। ई एच जेड माइट भी जीरो और नॉट भी जीरो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों परपेंडिकुलर जाएंगे, एक्स डायरेक्शन के दोनों कहाँ जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे, तो ये जीरो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो ई एच जेड वाला ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी तरह से ई एक्स और यहाँ पर एच वाई, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ई एक्स इक्वल्स टू जीरो। द वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव, तो ई एम वेव की वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो ई एम वेव के लिए हम ये जानते हैं कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है बीटा, ये क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ओमेगा बाय वी। तो यहां से v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय बीटा, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बीटा हो गया। तो v की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, बीटा। इसके जैसा हमने एक और क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने अल्फा भी देखा था। अल्फा क्या होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, जो किसको बारे में बताता है, वो बताता है एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड, एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ एम्पलीट्यूड उसके अंदर, मीडियम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं लॉस दी मीडियम। तो हमें किसके बारे में पूछा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किससे रिलेट कर रही है, बीटा से रिलेट कर रही है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, तो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी डायमेंशन लेस होती है, क्या होती है, डायमेंशन लेस। क्यों, क्योंकि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखूं तो फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखता हूं तो m इक्वल्स टू काई एम एच और काई m इक्वल्स टू m अपॉन एच। यहां पर भी इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर है, इसकी यूनिट भी क्या है, एम्पियर पर मीटर है। तो ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, क्या होगा, डायमेंशन लेस। इसी तरह से अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बनेगा एप्सिलॉन काई इंटू ई, तो यहां से काई की वैल्यू बनेगी p अपॉन एप्सिलॉन और इंटू ई। अब P की जो यूनिट है वो हो गई C पर मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन की जो यूनिट है वो हो गई फेराड्स पर मीटर, और ये क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, डायमेंशन लेस बनेगा। तो चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाल लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाल लो, जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी है वो डायमेंशन लेस रहेगी। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।